जब लोगों के मूड में फ्लक्चुएशन होता है, उनका मूड अप डाउन होना शुरू होता है, तो जनरली लोगों को लगता है कि मुझे बायोपोलर डिसऑर्डर है। लेकिन माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है। बायोपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नॉर्मली कुछ हद तक मूड में फ्लक्चुएशन होना, अप डाउन होना एक नॉर्मल बात है। वैसे तो कई तरह के मूड डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन पाया जाने वाला मूड डिसऑर्डर है वो है डिप्रेशन। 80 से 95% लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम मिलते हैं, जिससे कि हम यूनिपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। लेकिन 5 से 20% लोगों में डिप्रेशन के साथ साथ एक दूसरे डिसऑर्डर मैनिया के भी सिम्टम मिलते हैं, जिससे कि हम बायोपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। Hello my friends, myself Sangeeta Singh, rehabilitation counselor and consultant psychologist. You are most welcome in my YouTube channel Blooming Life. My friend, today we are talking about bipolar disorder. आज हम बात करेंगे कि बायोपोलर डिसऑर्डर क्या है, ये कितने तरह का होता है, इसकी क्या क्या सिम्टम होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, एक्सेट्रा के बारे में। माय फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूं। हाँ तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोपोलर डिसऑर्डर क्या है। बायोपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है, एक मूड डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट के मूड में, उसके बिहेवियर में वेरिएशन आता रहता है, उसका मूड अप डाउन होता रहता है। जैसे हो सकता है कि पेशेंट बिना किसी वजह के या छोटी सी बात पर अचानक से उदास हो जाए, सारा दिन बेड पर पड़ा रहे, उसका किसी भी काम में मन ना लगे, इरिटेटेड बिहेवियर करना शुरू कर दे, चुपचाप अकेला अकेला रहना शुरू कर दे, मीन्स डिप्रेशन के सिम्टम शो करना शुरू कर दे। या हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद अपने आप बिना किसी वजह के ओवर एक्टिव हो जाए, फुल ऑफ एनर्जी हो जाए, जोर जोर से बात करना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा बात करना शुरू कर दे, अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, किसी चीज पर फोकस ना कर पाए, एडवेंचरस बिहेवियर करना शुरू कर दे। बायोपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है वो ज्यादातर टाइम डिप्रेशन के ही सिम्टम शो करता है, लेकिन कभी कभी वो मैनिया के भी सिम्टम शो करता है। बेसिकली जो बायोपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट होता है उसकी जनरली 3 तरह की कंडीशन होती है। जैसे हो सकता है कि वो बिना किसी वजह के एकदम से डिप्रेसिव हो जाए, और हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद अचानक से नॉर्मल बिहेवियर करना शुरू कर दे, और इसी तरीके से हो सकता है कुछ टाइम के बाद बिना किसी वजह के हाइपर एक्टिव हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, फुल ऑफ एनर्जी हो जाए, मीन्स मैनिया के सिम्टम शो करना शुरू कर दे। उसमें 3 तरह की कंडीशन होती है, डिप्रेशन, नॉर्मल, मैनिया। ज़्यादातर केसेस में बायोपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट 3 तरह की कंडीशन को शो करता है। मोस्ट ऑफ टाइम वो डिप्रेशन के ही सिम्टम शो करता है। अगर मैं बायोपोलर डिसऑर्डर के टाइप के बारे में बात करूं तो बेसिकली तो बायोपोलर डिसऑर्डर 2 तरह का होता है, बायोपोलर डिसऑर्डर 1, बायोपोलर डिसऑर्डर 2। इसके अलावा बायोपोलर डिसऑर्डर से मिलता जुलता एक और मूड डिसऑर्डर होता है, जिसको हम साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोपोलर डिसऑर्डर 1 के बारे में। बायोपोलर डिसऑर्डर 1 का जो पेशेंट होता है उसमें बायोपोलर डिसऑर्डर के अलावा किसी दूसरे मूड डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजन डिसऑर्डर के भी सिम्टम होते हैं। मीन्स ऐसे पेशेंट में मूड में चेंज आने का रीजन बायोपोलर डिसऑर्डर 1 या दूसरा कोई मूड डिसऑर्डर हो सकता है। हालांकि बायोपोलर डिसऑर्डर 1 का पेशेंट मोस्ट ऑफ टाइम डिप्रेशन के ही सिम्टम शो करता है, लेकिन कभी कभी कम से कम एक बार मैनिया डिसऑर्डर के सिम्टम भी जरूर शो करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बायोपोलर डिसऑर्डर 2 के पेशेंट की बात करूं तो इस पेशेंट में कोई भी दूसरा मूड रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होता है। मीन्स ऐसे लोगों के मूड में, बिहेवियर में जो भी अप डाउन आ रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, उसका ओनली रीजन बायोपोलर डिसऑर्डर ही है।
इनमें कोई भी दूसरा मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होता है। इन लोगों को भी मोस्ट ऑफ टाइम डिप्रेशन का ही सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इनमें भी मैनिया का एपिसोड देखने को मिलता है। मैनिया डिसऑर्डर के सिम्टम मिलते हैं। अगर मैं बायोपोलर डिसऑर्डर के कॉजेज के बारे में बात करूँ तो इसके कई तरह के कॉजेज होते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर। बायोपोलर डिसऑर्डर में माय फ्रेंड न्यूरोट्रांसमीटर का काफी इंपॉर्टेंट हाथ होता है। अगर किसी भी कारण से ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्राइन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इससे पेशेंट में बायोपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर ब्रेन के न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में सोडियम आयंस का प्रॉपरली ट्रांसमिशन ना हो पाए, मींस ना तो वो प्रॉपरली रेजिस्टेंस कर पा रहे हों और ना ही प्रॉपरली एक्साइट हो रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में भी पर्सन में बायोपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बायोपोलर डिसऑर्डर में जेनेटिक फैक्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखा गया है कि पेशेंट के पेरेंट्स में या उसकी फैमिली ट्री में किसी ना किसी इंडिविजुअल में बायोपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम पाए गए हैं। इसके अलावा स्ट्रेस भी बायोपोलर डिसऑर्डर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब कोई पर्सन कॉन्टिन्यूअसली और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उसमें बायोपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं बायोपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम के बारे में। जैसा कि माय फ्रेंड मैंने पहले ही बताया है कि बायोपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट में दो तरह के डिसऑर्डर पाए जाते हैं, डिप्रेशन और मैनिया। हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन के सिम्टम के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मैनिया के सिम्टम के बारे में। बायोपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को मोस्ट ऑफ टाइम डिप्रेशन का ही सामना करना पड़ता है, और जब उसके अंदर डिप्रेशन होगा, हो सकता है किसी से भी बात ना करे, पूरी तरह से एनर्जी लेस हो जाए, चुपचाप हो सकता है बेड पर पड़ा रहे और बात करे तो नेगेटिव बात करे, हर चीज में नेगेटिव चीज को ही देखे, चिड़चिड़ा बिहेवियर करना शुरू कर दे, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर दे, ना प्रॉपरली खाना खाए, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी ना खाना खाए, इसी तरीके से ना उसको प्रॉपरली नींद आए, और जो उसका रूटीन का उठने का टाइम होता है हो सकता है उससे कुछ घंटे पहले ही उठ जाए, अपनी लाइफ को वेस्ट बताना शुरू कर दे और सुसाइडल बातें करना शुरू कर दे, अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में बात करना शुरू कर दे, एक्सेट्रा। इसी तरीके से हो सकता है पेशेंट अपने आप थोड़ी देर के बाद नॉर्मल बिहेवियर करना शुरू कर दे, नॉर्मल बातें करना शुरू कर दे, या हो सकता है कि पेशेंट थोड़ी देर के बाद मैनिया डिसऑर्डर के सिम्टम को शो करना शुरू कर दे, उसके अंदर मैनिया डिसऑर्डर के सिम्टम आना शुरू हो जाए। जैसे हो सकता है कि पेशेंट अचानक से बिना किसी वजह की या छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, फुल ऑफ एनर्जी हो जाए, किसी भी चीज़ पर फोकस ना कर पाए, वो प्रॉपरली जज ना कर पाए, उसकी जजमेंट करने की पावर कमजोर हो जाए, किसी भी बात पर प्रॉपरली डिसीजन ना ले पाए, हो सकता है तेज लाउड आवाज में बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारी बातें करना शुरू कर दे, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, फुल ऑफ एनर्जी हो जाए, के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए, बड़ी बड़ी इमेजिनेटिव बातें करना शुरू कर दे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। सोने का टाइम है लेकिन उसको नींद ना आए, हो सकता है कुछ घंटे सोए, उसके बाद जब उठे तो उसमें किसी तरह की टायर्डनेस भी ना, बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा खुश हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर करना शुरू कर दे, एडवेंचरस बिहेवियर करना शुरू कर दे, और सबसे बड़ी बात कि उसको इस बिहेवियर का एहसास ही नहीं है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा वो क्या कर रहा है, उसका कैसा बिहेवियर है, उसको सब कुछ नॉर्मल महसूस होता है। इस तरीके से माय फ्रेंड ये मैनिया डिसऑर्डर के सिम्टम है। जब भी पेशेंट को मैनिया डिसऑर्डर के एपिसोड का सामना करना पड़ता है तो उसमें कुछ इस तरह के सिम्टम दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। माय फ्रेंड ये जरूरी नहीं है कि सभी पेशेंट में बायोपोलर डिसऑर्डर की ये सभी सिम्टम दिखाई दे, हो सकता है कि एक पेशेंट में ये सभी सिम्टम दिखाई दे और हो सकता है कि दूसरे में कुछ सिम्टम दिखाई दे और कुछ दूसरे सिम्टम दिखाई ना दे, या हो सकता है कि पेशेंट में कॉन्टिन्यूअसली ये सभी सिम्टम दिखाई दे लेकिन ये माइल्ड कंडीशन में हो, या हो सकता है कि पेशेंट में सिम्टम सीवियर कंडीशन में हो, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन में हो लेकिन टाइम टू टाइम दिखाई दे, हो सकता है उसको 1 महीने में या 2 महीने या 6 महीने में या कई बार 1 ईयर में ये सिम्टम दिखाई दे। इस डिसऑर्डर के सिम्टम में इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बायोपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट के मूड को स्टेबल करने के लिए और इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट की
जरूरत पड़ती है। वैसे तो जनरली बायोपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट डे केयर के बेस पर किया जाता है। मींस पेशेंट डे टाइम में साइकेट्रिस्ट और काउंसलर से ट्रीटमेंट लेकर अपने घर आ सकता है। लेकिन जब पेशेंट की कंडीशन काफी सीवियर हो, उसमें बायोपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम बहुत ज्यादा हो और पेशेंट अपने आप को हार्म कर सकता है, सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करने की भी जरूरत पड़ती है। बायोपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग सेशन की भी जरूरत पड़ती है। इसमें काउंसलर पेशेंट की कंडीशन को और सिचुएशन को देखकर कई तरह की थेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुल थेरेपी, सपोर्ट थेरेपी, फैमिली थेरेपी एक्सेट्रा का यूज करके पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जैसा कि माय फ्रेंड मैंने पहले ही बताया है कि बायोपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को मोस्ट ऑफ टाइम डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है और इसी के साथ कॉपिंग करने में उसको काफी प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक रूटीन का शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ माय फ्रेंड, जब भी पेशेंट में डिप्रेशन के सिम्टम होंगे तो उसका किसी भी काम को करने का मन नहीं लगेगा, उसका किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आप अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी का एक शेड्यूल बनाइए, जैसे टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर स्कूल या कॉलेज जाना, ऑफिस जाना एक्सेट्रा, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए बेटर है कि आप अपने रूटीन की एक्टिविटी की एक लिस्ट बनाइए और स्ट्रिक्टली उस लिस्ट को फॉलो कीजिए। या इसी तरीके से जिस एक्टिविटी में आप काफ़ी इंजॉय फील करते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगता है, उस एक्टिविटी को रूटीन में करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि माय फ्रेंड जब आपके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम हो तो आपका किसी भी एक्टिविटी को, उस फेवरेट एक्टिविटी को भी करने का बिल्कुल भी मन ना करे, लेकिन फिर भी आप उस एक्टिविटी को कीजिए। जैसे कुछ लोग गार्डनिंग में काफ़ी इंजॉय करते हैं, कुछ लोगों को खेलना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को बुक रीड करने में काफ़ी मज़ा आता है। इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ लोग म्यूजिक सुनने में बहुत रिलैक्स फील करें। माय फ्रेंड, जो भी आपको फेवरेट एक्टिविटी है उसे रूटीन में करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस एक्टिविटी को रूटीन में फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। इसी तरीके से माय फ्रेंड, जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेसिव फील कर रहे हैं तो अकेला रहने से बचिए। दूसरे लोगों के साथ, स्पेशली पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उनके एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जितना हो उसके स्ट्रेस से बचाने की कोशिश कीजिए। जो बात आपको स्ट्रेस दे, टेंशन दे, उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा हो उसके स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय फ्रेंड, कई बार लोगों को जब पता चलता है कि मुझे बायोपोलर डिसऑर्डर है तो वो डरना और घबराना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। माय फ्रेंड, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए कि मुझे ठीक होना है। अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मुझे ठीक होना है। आपके ठीक होने में आपका ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। माय फ्रेंड, ये कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके बायोपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में, आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसके अलावा भी माय फ्रेंड, मैंने डिप्रेशन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। माय फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।